गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने रीतिकाल की शुरुआत की है और रीतिकाल की शुरुआत में हमने केशवदास के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम बिहारी के बारे में अध्ययन करेंगे और बिहारी है वो हमारे रीतिकाल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हम क्या है कि जब भी नई क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। ठीक है, तो इनके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें। तो मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में डेली 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी है जहां पर सारे वीडियो कंटिन्यू है, आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। आरपीसी ने जो सिलेबस में परिवर्तन किया वो टॉपिक भी वहां पर समय रहते ऐड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, उसकी जो पीडीएफ फाइलें होती है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो उनके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट रहता है, कोई शिकायत रहती है, कोई आपका क्वेश्चन होता है तो भी आप मेरे को कमेंट कर दिया जाए, जब भी मैं देखूंगा तो उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम आज की क्लास की। तो देखिए, बिहारी से पहले कल वाला जो क्लास थी उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है रामचंद्रिका किसकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन है केशव की किस रचना में 16 प्रभाव है। केशवदास का जन्म कब हुआ था। हिंदी के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक रीति कवि किसे माना जाता है और केशव किसके आश्रय में रहते थे। तो ये 5 क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास से संबंध रखते हैं और हमने अच्छे से उसका अध्ययन किया, तो इनके जवाब आप मेरे को कमेंट में बताइए। फिर जैसे ही हम रिवीजन करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इनके जवाब अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि जो नियमित मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता होगा कि किस प्रकार हम चल रहे हैं। आगे देखिए, आगे बात करें बिहारी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, बिहारी है उसका जन्म है वो 1595 ईस्वी। मृत्यु की बात करें तो बिहारी की मृत्यु है वो 1663 ईस्वी में है और 63 में इनकी मृत्यु और 1662 में इन्होंने एकमात्र रचना जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई उसकी रचना की थी। तो याद रह जाएगा, यानी 1662 है उसके अंदर बिहारी सतसई और उसके एक वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो गई थी 1663 ईस्वी में। अब प्रमुख पंक्ति है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। तो ये पंक्ति है कि ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, खंड बुंदेले बाल यानी बाल जो बना है वो इसका बुंदेलखंड में था, और तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल और मथुरा के अंदर इनका ससुराल था। तो इस पंक्ति से पता चलता है, जो बिहारी की पंक्ति है, ग्वालियर में जन्म हुआ था, बुंदेलखंड में इनको बचपन बीता और मथुरा में इसका ससुराल है। रचना की बात करें तो एकमात्र रचना बिहारी सतसई यानी बिहारी है वो सिर्फ और एकमात्र रचना से ही प्रसिद्ध हो गए थे। बिहारी सतसई सिर्फ एक ही रचना इन्होंने लिखी है। रचना काल की बात करें तो 1662 ईस्वी, जो ऊपर हमने चर्चा भी कर ली है। कुल छंद की बात करें तो 713। अब देखिए, कुछ गाइडों में 700 छंद लिखे हुए हैं, कुछ गाइडों में 719 लिखा हुआ है और कुछ में 713 लिखा हुआ है। तो आपको याद से भी रखना है, 700 भी रखना है, 719 भी रखना है और 713 भी रखना है, परंतु मोस्ट और इम्पोर्टेंट है वो 713 ही होते हैं, 713 ही होते, यानी ऑप्शन के अंदर 700, 719, 713 ऐसे दिए हुए हो तो आपको 713 ही करना है। पर अगर ऑप्शन के अंदर 713 ना हो, सिर्फ 719 और अलग 720 है, 725 है ऐसे दिए, उस टाइम आपको 719 करना है। अगर 719 और 713 भी ना हो, सिर्फ 700 हो, ठीक है, तो उस टाइम जैसे 700, 600, 500 इस प्रकार हो तो उस टाइम हमारे को 700 करना। कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है, परंतु ज्यादा महत्वपूर्ण की बात करें तो 713 ही आपको याद रखना है। प्रधान भाषा की बात करें तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो
बिहारी सतसई है, उसकी प्रधान भाषा क्या है? ब्रज है। काव्य स्वरूप की बात करें तो मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि प्रबंध काव्य में क्या होता है कि जो घटनाएं हैं वो परस्पर, जैसे प्रबंध की बात है, जैसे मान लिया अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमने पहले आदि काल को पढ़ा, फिर भक्ति काल को पढ़ा, अब रीति काल के कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम आधुनिक काल के, तो ये एक क्रम से चल रहा है, ठीक है, तो एक प्रबंध की तरह हो गया। दूसरी बात, मुक्त की बात करें तो मुक्त में जैसे मान लिया हम एक पर्सन है जो संधि का ले ले, एक पर्सन है जो काव्य शास्त्र का ले ले, एक पर्सन हिंदी साहित्य का, इतिहास का ले ले, इस प्रकार करके अध्ययन करें तो कहने का मतलब अलग अलग जगह से हो गया। तो उसी प्रकार बिहारी सतसई के अंदर है वो नीति के, भक्ति के, प्रेम के अलग अलग तरीके से इसके अंदर जो दो है वो समाहित किए गए, तो इसलिए ये मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य नहीं है। प्रधान रस की बात करें तो श्रृंगार रस, यानी इसके अंदर जो मेन जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी कौन सा है? संयोग श्रृंगार की प्रधानता, संयोग श्रृंगार है वो ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है। श्रृंगार के जो वियोग श्रृंगार होता है और एक संयोग श्रृंगार होता है। पिता की बात करें तो बिहारी के पिता का नाम है वो केशव राय था, आश्रयदाता, जहां पर ये रहते थे, जिसके दरबार में ये रहते थे। तो जयपुर के कच्छावा शासक मिर्जा राजा जयसिंह, ये याद रखना, एक तो सवाई जयसिंह है, ठीक है, और एक मिर्जा राजा जयसिंह है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ऑप्शन के अंदर क्या होगा, सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों नाम आएंगे, और हम जब इसको अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे तो हमारे को ये तो याद रहेगा कि जयसिंह था, पर अब जो ए और बे में हमें कंफ्यूजन होता है कि सवाई जयसिंह था या मिर्जा राजा जयसिंह था। तो कहने का मतलब मिर्जा राजा जयसिंह है, उनके दरबार में ये रहते थे। बिहारी को रीति काल का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है, मोस्ट हो जाते बिहारी, यानी बिहारी को रीति काल का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। जिस प्रकार हमने भक्ति काल के अंदर देखे थे कि भक्ति काल की निर्गुण शाखा थी, सगुण शाखा थी, उसके अंदर अलग अलग जो निर्गुण है उसके अंदर दो शाखाएं थी, सगुणों में दो शाखाएं थी, तो उनके जो अलग अलग प्रतिनिधि थे, कबीर थे, जायसी थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, तो उसी प्रकार हमारे रीति काल के प्रतिनिधि कवि है वो कौन माने जाते? बिहारी माने जाते। बिहारी को निम्न पद पर काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दिया गया था। किसने दिया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने, यानी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, तो बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह ने जो काली पहाड़ी, ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है कई बार, यानी बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह ने कौन सी जगह है वो उपहार में दी थी, पुरस्कार में दी थी, तो वो काली पहाड़ी नामक की जगह है वो इनको दी थी। अब वो कौन सा जो दोहा है वो सुनाया था उसके आधार पर दी थी। तो देखिए वो दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। ये बात है वो बिहारी ने कही थी, और किससे कही थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। क्यों कही थी? कि एक बार की घटना है कि मिर्जा राजा है उसकी शादी हुई थी, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे उनके बहुत सारी रानियां होती थी, तो एक नई नवेली दुल्हन थी, उसके साथ में जब इनकी जो नई जो युवती थी उससे इसकी शादी हुई थी, तो जो नई नवेली दुल्हन बनकर वो जब आई थी तो मिर्जा राजा जयसिंह उनके जो प्रेम में इतने तत्पर हो गए थे, इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने जो राजपाट है उस पूरे राजपाट को छोड़कर दिन रात है उसी के प्रेम में लगे हुए रहते थे। तो इधर जो सारी व्यवस्था है वो डगमगा रही थी, क्योंकि शासन व्यवस्था है वो अच्छे से उसको संभालने वाला नहीं था। तो उस टाइम बिहारी ने एक जो, क्योंकि अब राजा है तो राजा को कौन जाके कहे कि आपको इधर है वो संभालना है, क्योंकि राजा सीधा ऑर्डर करते थे कि भाई इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो राजा से बात करने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो बिहारी ने एक जो दोहा है वो लिख कर भेजा, किसके? मिर्जा राजा जयसिंह के पास। क्या लिखा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी इसके अंदर अभी तो परागकण है वो भी नहीं खिले। जिस प्रकार उन्होंने एक कली का सहारा लिया, जिस प्रकार एक फूल होता है भाई, एक फूल होता है वो, जैसे ये फूल है, ठीक है, तो उसने एक कली का सहारा लिया कि जैसे ही फूल है वो धीरे धीरे खिलना स्टार्ट होता है। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, कहने का मतलब इसके अंदर अभी नहीं तो इसमें परागकण आए हैं, नहीं इसके अंदर मधुर कोई रस है, और ना ही इसका अभी कोई विकास हुआ है, यानी उस विकास के समय में ये नहीं है।
अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। अली का मतलब, अली कली का मतलब, अली का मतलब भंवरा होता है, और वो जो भंवरा जिस प्रकार एक जो कली होती है, छोटी सी कली जिस वो फूल बनने वाली है, तो उस कली पे अगर इस प्रकार लिपट गया है तो आगे जब ये फूल बन जाएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो सो बंदियो आगे कौन हवाल कहने का मतलब, जब अभी तो ये छोटी बच्ची है, अभी इसके अंदर पूरी तरीके से जो जवानी है वो आई भी नहीं है, फिर जब ये पूरी तरीके से जवान हो जाएगी तो उस टाइम आपका क्या हाल होगा। ये बात लिखकर बिहारी ने किसको, मिर्जा राजा जयसिंह को भेजी। तो मिर्जा राजा जयसिंह उससे इतने प्रभावित हुए और उन्होंने उसको काली पहाड़ी नामक जो जगह है वो दान में या पुरस्कार में दे दी, और फिर वो वापिस अपने राजकाट बाट को संभालने लगे। इनके दत्तक पुत्र ने बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी, यानी इनके जो दत्तक पुत्र है उन्होंने ही सर्वप्रथम बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया, यानी ये जो बिहारी सतसई है ये दोहे छंद में है, इसमें है दोहे छंद में, सारे इसके अंदर 713 दोहे है। बाकी कृष्ण कवि है उन्होंने बिहारी सतसई में प्रत्येक जो दोहे उनमें सवैया छंद है उसका वर्णन किया। मैं ऊपर आपसे चर्चा कर रहा था जो 719 की बात हो रही थी, तो उसके अंदर क्या है कि ऐसा माना जाता है कि 713 वो तो दोहे है, कुछ लोग ऐसे मानते, और आगे जो बच्चे हैं जो 6 हमारे, तो वो क्या है कि मानते हैं कि इसके अंदर 6 है वो सोरठ है, तो कुल छंद की बात आए तो 719 हो जाते हैं, और वैसे 713 है दोहे की बात आई, परंतु कई बार कुल छंद भी 13 ही मानते हैं, 713 है। तो वो वहां की एग्जामिनर की जो प्रकृति है क्वेश्चन की उसके हिसाब से देखकर आपको वहां पर ही आंसर देना होता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है वो अक्सर पूछते। संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, ये जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने कहा है। यानी इब्राहिम जॉर्ज गिरियसन है, उन्होंने कहा कि संपूर्ण यूरोप यानी पूरा जो यूरोप है उसके अंदर बिहारी सतसई के बराबर की कोई रचना, समकक्ष का मतलब बराबर हो गया, बराबर की कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। आगे है बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा, यानी बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने। ये जो जिन्होंने कहा है वो ये मोस्ट हो जाते, कई बार पूछे गए तो अच्छे से इसको याद रखना आपको। हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता मिश्र बंधु, यानी मिश्र बंधुओं के बीच में ऐसा एक बार विवाद हो गया था कि कुछ मानते थे कि देव वो बड़े और कुछ मानते थे बिहारी है वो बड़े, दोनों में कंफ्यूजन हो गया था। तो इसके जो वास्तविक जन्मदाता देव बड़े या बिहारी वो कौन है, मिश्र बंधु माने जाते। मिश्र बंधुओं का नाम आ गया तो मिश्र बंधुओं के बारे में हमने पढ़ा, इनकी एक रचना है मिश्र बंधु विनोद, तो उसका रचना काल मेरे को आप बताइए, रचना काल कब वो प्रकाशित हुई थी। रसिकों के हृदय का घर बिहारी सतसई को कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को क्या कहा, रसिकों के हृदय का घर कहा। रसिकों का मतलब जो प्रेमी होते हैं उन प्रेमियों के हृदय का घर कहा है। सूरदास की राधा मूक है पर बिहारी की राधा वह वाचाल है, यानी वह काट दीजिए, यानी सूरदास की राधा तो मूक है यानी बोलती नहीं है, कम बोलती है। बाकी जो बिहारी की राधा, बिहारी की राधा का मतलब हो गया बिहारी ने जिस राधा का वर्णन है अपनी बिहारी सतसई में किया है तो वो वाचाल है। वाचाल का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। बिहारी सतसई का प्रथम छंद, यानी ये महत्वपूर्ण है, जो बिहारी सतसई का जो प्रथम छंद है कई बार पूछते हैं इसके बारे में, आगे देखिए। तो बिहारी सतसई का जो प्रथम जो है पद या दोहा वो है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे श्याम हरित दूती होई। कहने का मतलब इन्होंने राधा की स्तुति की, जिस प्रकार हम कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमने जो आराध्य देव होते हैं उनको मनाते, तो इन्होंने स्तुति की है राधा की, यानी राधा को सर्वप्रथम इन्होंने मनाया। जिस प्रकार ज्यादातर जो मांगलिक कार्य होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे जो गणेश जी होते हैं उन गणेश जी को मनाते, परंतु यहाँ पर इन्होंने उस परंपरा को हटकर, उस परंपरा से हटकर उन्होंने क्या है कि राधा को स्तुति योग्य माना है। मेरी बहु बाधा हरो, यानी मेरी बहु यानी संसार, इस संसार की जो बाधा है उसका आप निवारण करो। राधा नागरी सोई, यानी राधा से कह रहे हैं। जा तन की जाई परे श्याम हरित दूती होई, यानी उसके जा तन की जाई परे, जाई का मतलब जो छाया होती है ना, कि उसके तन की छाया पड़ने से श्याम हरित दूती हुई, यानी श्याम रंग है वो भी हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यानी श्याम वो भी एक प्रकाशमान हो जाते हैं, जो भगवान जो कृष्ण है उसके बारे में कहा है, तो इसके डबल अर्थ निकल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है वो क्या है, मेरी बहु बाधा हरो राधा रागनी
राधा नागरी सोई, जहां तन की जाई परे श्याम हरित दूती हुई। बिहारी सतसई की फारसी टीका फिरंगी सतसई यानी फारसी भाषा में है, उसका नाम है फिरंगी सतसई, जो आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी है। यानी एक ये चीजें वो महत्वपूर्ण है। सतसई परंपरा का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो है गाहा सप्तशती, यानी जो सतसई परंपरा का जो सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है वो गाहा सप्तशती है, जो हाल कवि द्वारा लिखा गया है। ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट करने वाले एकमात्र कवि बिहारी है, ये इसका एक वीक पॉइंट था, कमजोर पक्ष था। यानी बिहारी ने जो ग्रामीण संस्कृति है, जो ग्रामीण जो वातावरण है, उसको घृणा भाव से देखा है, घृणा भाव प्रकट किया उसके प्रति, यानी शहरों को ज्यादा महत्व दिया है। तो ये इसका वीक पॉइंट है बिहारी का। बिहारी ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। मैंने बताया ना, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, तो बिहारी वो ध्वनि संप्रदाय से संबंध रखते हैं। बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी है। यथार्थ का मतलब होता है हकीकत, हकीकत, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण रहा है इनका बिहारी का। जिस प्रकार प्रेमचंद है तो उसका आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ठीक है। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं, यानी बिहारी सतसई की जो अलग अलग टीकाएं लिखी गई है, तो लालचंद्री का नाम से है वो लल्लू लाल जी ने लिखी है। लल्लू लाल जी के बारे में हमने पीछे देखा है, तो लालचंद्री का वो लल्लू लाल जी ने लिखी। बिहारी रत्नाकर जो महत्वपूर्ण, और बिहारी रत्नाकर के हमारे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो दोये है वो भी वहां से लिए गए। यानी बिहारी सतसई उसका जो परिवर्तित रूप करके इन्होंने लिखा है, तो बिहारी रत्नाकर है वो लिखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, यानी बिहारी के ही वो दोये है, महत्वपूर्ण है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो बिहारी रत्नाकर है। विषय वस्तु की बात करें कि जो बिहारी सत से उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, तो उसके अंदर हमारे को श्रृंगार से संबंधित जो दोये वो मिलते, भक्ति से संबंधित दोये मिलते और नीति से संबंधित दोये मिलते। तो इनकी त्रिवेणी होगी, यानी तीन चीजें मिलती है। तो श्रृंगार, भक्ति और नीति, एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बिहारी सतसई में हमारे को क्या देखने को मिलता है, तो श्रृंगार, भक्ति व नीति। फिर दूसरा नाम दे देंगे श्रृंगार, भक्ति, वीरता, ठीक है, श्रृंगार, भक्ति या फिर हास्य या करुण, इस प्रकार अलग अलग नाम देंगे। तो याद रखना आपको श्रृंगार, भक्ति और नीति इसके अंदर देखने को मिलता है। ये बात है वो आचार्य शुक्ल ने कही है इसके बारे में। फिर यहाँ पर मैंने नोट लिखा है कि श्रृंगार, भक्ति और वीरता उसकी त्रिवेणी है वो पद्माकर के काव्य में मिलती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब श्रृंगार, भक्ति और नीति है वो बिहारी के काव्य में, जो बिहारी सतसई है उसमें मिलती है, और श्रृंगार, भक्ति और वीरता वो पद्माकर के काव्य में मिलती है। सिर्फ इतना ही चेंज आया, श्रृंगार भक्ति दोनों में है, सॉरी श्रृंगार भक्ति दोनों में, और नीति है यहाँ पर, और यहाँ पर वीरता हो गया। अब विशेषता की बात करें तो भाषा की समास शक्ति व कल्पना की समाहार शक्ति इसके अंदर मिलती है हमारे को। बिहारी सतसई है उसके अंदर क्या है, भाषा की समास शक्ति है और कल्पना की समाहार शक्ति है। ये दोहे क्या, ये तो रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं, ये बात है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के बारे में कही है कि ये दोहे है ना वो क्या है, वो छोटे छोटे लगते हैं परंतु ये तो क्या छोटी छोटी रस की पिचकारियों की तरह है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये बात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही। ये एक एक पॉइंट है वो कंफ्यूजन करते हैं वहां एग्जाम में, तो अच्छे से याद करना है इनको कि कौन सी बात किसने कही है। तो देखो ये दोहे क्या, ये तो रस की छोटी छोटी पिचकारी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, कहने का मतलब जो सतसैया के दोहरे जो बिहारी सतसई उसके जो दोहरे का मतलब दोहे होगा जो नावक, नावक का मतलब शिकारी होता है, ठीक है, क्या होता है, शिकारी होता है नावक का मतलब, के तीर यानी जो शिकारी के जो तीर होते देखने में छोटे लगे, देखने में ये छोटे छोटे दोहे लगते पर घाव करे गंभीर। जिस प्रकार वो तीर होता है छोटा सा पर वो घाव गंभीर करता है, उसी प्रकार ये देखने में छोटे लगते पर इनका भाव वो गंभीर निकलता है। तो ये बात है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही है, तो अच्छे से ध्यान रखना है इनको। आगे बिहारी सतसई प्रमुख पंक्तियां, यानी बिहारी सतसई से संबंधित प्रमुख पंक्तियां, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और अलंकारों को मैंने अच्छे से आपको
पढ़ाया है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, जहाँ पे जो अलंकार दे रखे, और फिर भी जो अलंकार जो नए सिलेबस में ऐड किए गए उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो विरोधाभास का मतलब जहाँ पर विरोध का आभास हो। तो ये देखो, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, ये कह रहा है श्याम का मतलब होता है काला, कि जैसे जैसे हम काले रंग में डूबते तो हम उजलू हो जाते, उजलू का मतलब सफेद हो जाते। तो यहाँ फिर विरोध लग रहा है। विरोध का मतलब ये हुआ कि अब जब काले रंग में डूबेंगे तो हम तो काले होंगे, सफेद कैसे होंगे। परंतु यहाँ पर ये इस बात का नहीं कर, इसका गहरा अर्थ निकल रहा है। इसका अर्थ ये निकला कि हम जैसे जैसे जो भगवान की जो भक्ति में डूबते हैं तो उससे फिर हम धीरे धीरे उजले होते हैं, उसमें हमारे ज्ञान में परिवर्तन आता है। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोए करे भोनी हसे देन कहे नती जाए। यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक यमक अलंकार वहां आता है कि दो शब्द आते, उनका दोनों का जो सेम शब्द आते, जैसे कनक कनक, तो कनक कनक दो शब्द आए और दोनों का अलग अलग अर्थ निकला। शब्द दोनों एक जैसे पर अर्थ है जो अलग अलग निकला, एक का अर्थ सोना निकला, एक का धतूरा निकला। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, एक तो लालच शब्द है, एक लाल शब्द है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यमक अलंकार सारे अलंकार है उसको मैंने अच्छे से समझाया है। तो ये कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोए करे भोनी हंसे देन कई नटी। एक सखी है, उन्होंने जो भगवान कृष्ण है उसकी जो मुरली होती है, उसको जो बांसुरी है उसको उन्हें लुकाए का मतलब होता है, यानी ये जो आम भाषा का शब्द है, जो ग्रामीण जो लुकाना बोलते हैं, तो यानी उसको छुपा लिया है। यहाँ पर हो गया छुपाना, ठीक है। तो वो उसको अब मन कर रहा है कि अब इसको दे या नहीं दे, तो वो कभी हंसती है, कभी थोड़ी मुस्कुराती है, ठीक है। कभी उसकी जो भौहें है वो थोड़ी ऊपर होती है, जो हमारी आंखों के ऊपर की जो भौहें होती है, तो ऐसा उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है चेहरे में। तो ये बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोए करे भोनी हंसे देन गई, कभी मन करता है दे दे, कभी करता है नहीं दे, इस प्रकार का माहौल हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो पंक्तियां अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग विरोधाभास अलंकार, यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार। ये कह रहे जो डूब गए वो तो तिर गए, तो हमें पता है कि जो डूब गया वो कैसे तिरेगा, परंतु ये पानी में डूबने वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये हो रही कि जो भक्ति भाव में, जो भगवान की भक्ति भाव में डूब गए वो सारे तिर गए, यानी वो इस सागर संसार से पार हो गए। स्वार्थु सुकर्तु ने श्रम वृथा देखी विहग विचारी, बाज पराए पानी परे तू पंछी नून मारी। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार वैसे हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा, ना तो फर्स्ट ग्रेड में था ना सेकंड ग्रेड, अब की बार अगर ऐड किया है तो उसको देख लेंगे। बाकी देखिए, स्वार्थु सुकर्तु ने श्रम वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परे तू पंछी नून मारी। कहने का मतलब ये जो बात है, ये हमारे जो एक तो शिवाजी है और एक जो जयपुर के जो शासक है जय सिंह, तो ये जो मुगलों के दरबार में रहते थे, तो मुगलों के पक्ष से, यानी जय सिंह है वो मुगलों के पक्ष से लड़ रहे थे, और शिवाजी है वो हमारे इधर से थे, राजस्थान से। तो इनमें ये हो रहा था कि वो एक शिवाजी है वो एक राजा थे, और इधर ये भी जो जय सिंह है ये भी राजा था, परंतु ये मुगलों के साथ में था, तो ये मुगलों के पक्ष से लड़ रहा था। तो यहाँ पर ये जो बिहारी उसको कहते हैं स्वार्थ सुकर्तु ने श्रम वृथा देखी वेग विचारी। जिस प्रकार एक बाज होता है, तो बाज क्या पक्षियों को मारता है, तो पक्षी ही उसी के वंशज है, उसी की बिरादरी के, फिर भी वो उनको मारता है अपने स्वार्थ के लिए, उनको खाता है। तो उसी प्रकार इसके बाज की संख्या आपसे पूछा, यहाँ पर बाज की संख्या किसको दी गई है, तो बाज की संख्या है वो हमारे यहाँ पर जय सिंह को दी गई है, कि जय सिंह को बाज माना गया है, कि आप बाज की तरह है, आप मुगलों के तरफ से लड़ रहे हो और इधर वाले उनको आप मार रहे हो, तो ये बात है वो गलत है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें जो स्वार्थ सुकर्तु यानी अपने स्वार्थ के लिए आप ऐसा कर रहे हो, तो ये जय सिंह के बारे में लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण 3-4 जो पंक्तियां थी, अक्सर इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो अक्सर पूछ लेते हैं बिहारी सतसई से। तो हमने बिहारी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले थे, सारे यहाँ पर लेने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, जो भी मैं कुछ पूछता हूँ उसके कमेंट नहीं देते हो, आप ये जो मैं कह रहा हूं इनकी प्रतिक्रिया जरूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।